कर दें चालू? हो गई क्या भाई? आ गए सब? आज कम दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं, जो आएगा उनको पढ़ना है और हमको पढ़ाना है, सीधा सीधा सा, है ना। तो देखिए, अपन कल हिंदी की शुरुआत कर रहे थे और आज अपन लिखेंगे भी इसको और आगे बढ़ाएंगे। स्वर व्यंजन में अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नहीं है और वहाँ से सवाल नहीं आ रहा है, तो वहाँ अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ से सवाल आएगा और आने की संभावना है। तो सबसे पहले अपन ने हिंदी शब्द पढ़ा था, कौन सी भाषा का है? फारसी का है। और यह दूसरा कौन सा है? ईरानी है। इसका परिवार कौन सा है? भारोपीय। और दूसरा कौन सा है? आर्य है। पहला उत्तर कौन सा होगा? भारोपीय। इसमें पहला उत्तर कौन सा होगा? फारसी। लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इसका भारत के संविधान के भाग किस में वर्णन है? 17 में। और अनुच्छेद कौन सा है बताना? 343। और इसमें भी धारा 1। क्लियर है? व्याकरण के भाग कितने पढ़े थे अपन ने? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहला विचार आपका वर्ण विचार है, लेकिन इसके बिना भी काम चलने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। ये इतना सा हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख लेंगे। आधे घंटे में जितना पढ़ेंगे पूरा पूरा लिख देंगे, ठीक है। इतना तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी विकल्प में नहीं है तो ईरानी है। परिवार की बात करूं तो भारोपीय है। भारोपीय विकल्प में नहीं है तो आर्य भाषा परिवार है। क्लियर है? ये मैंने कल आपको बता दिया था। लिपि आपकी देवनागरी है, जिसकी कई सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई कि इसको बाएं से किधर लिखते हैं बता दो? दाएं। बोर्ड पर ये मैं बाएं से किधर ला रहा हूं? दाएं। ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है, ये बायां है, ये दायां है। तो किधर से किधर लिखा हुआ पढ़ा जाता है? बाएं से दाएं। क्लियर है? इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि इसमें 4 भाषाएं शामिल है। पहली बता दो कौन सी है? कौन सी है? संस्कृत। दूसरी कौन सी है? कौन सी है? हिंदी। तीसरी वेरी गुड, कौन सी है? और चौथी वेरी गुड, मराठी। अगर एक और याद करना चाहो, कभी दे दें गलती से, तो अपभ्रंश को भी अपन को याद में रखना है। अपभ्रंश का हिंदी का एक ही रूप है। क्लियर है? कभी कभी वो चुकाने की जगह पर हिंदी की जगह क्या लिख देगा? अपभ्रंश। जबकि हमारी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से। और पहले पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और खड़ी बोली। और खड़ी बोली को क्या कहा? हिंदी। क्लियर है? बिल्कुल सीधा मैं अभी आपको लिखा दूंगा, ये सारी चीजें डिटेल से लिखा दूंगा। सबसे पहली बात किस पर करेंगे अपन? वर्ण विचार पर। ये वर्ण विचार क्या है इसको अपन को जानना है, और मैं 2 ही दिन में इसको फिनिश करूंगा, क्योंकि जितना हमको संधि के लिए आवश्यक है उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी लंबा चौड़ा मैटर है इसका, 5 दिन में पूरा नहीं होगा। वर्णमाला किसको कहेंगे? बस मुझे इतना सा पूछना है आपसे, बस वर्णमाला किसको कहते हैं? तो आपका जवाब होगा वर्णों की माला है। मुझे एक सफ़ेद फूलों की माला बनवानी है और उसमें गुलाब का फूल लगवाना है, तो कहाँ लगवाऊंगा? बीचों बीच। मुझे किसी लड़की को एक माला बनवानी है और उसमें एक लॉकेट लगवाना है, तो कहाँ लगवाएगी? आगे के पीछे? आगे लगवाएगी, बीच में। क्यों? पीछे तो किस काम का है वो, तो यहाँ लगना चाहिए लॉकेट। तो ये कहता है कि माला तेरा सही क्रम ये है कि लॉकेट यहाँ लगे, यही बात है। बस ये किसका क्रम है? वर्णों का क्रम है। तो आपकी सीधी परिभाषा है वर्णों का क्रमबद्ध समूह। कौन सा? क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। यानी वर्णों को क्रम से जमा दिया जाए, वही क्या है? वर्णमाला। वर्ण में कौन कौन सी चीज शामिल है पता है आपको? ये जो वर्ण है
ये वर्ण में दो चीज शामिल है, एक तो स्वर है और एक कौन है, व्यंजन है। और जब दोनों को मिला देते हैं तो वह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैंने कुछ चीज आपको पहचानने की बताई थी पिछली बार, वो आपको ध्यान रखनी है। मैं पहले एक डेमो क्लास पहले ले गया था एक दिन, लेकिन आज बहुत सारे विद्यार्थी नए हैं तो मुझको वो बताना फिर से आवश्यक है और वो सीखना भी आवश्यक है, उसके बिना बिल्कुल काम चलेगा नहीं। देखो ध्यान से सुनेंगे। वर्णमाला पढ़ाने से पहले आपको ध्यान रखना है, किसी वर्ण में एक डंडा तो यूं लगाते हैं हम और एक डंडा यूं लगाते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये क लिखा, मैंने एक डंडा यूं लगा दिया, मैंने ये क लिखा और एक डंडा यूं लगा दिया, लगाया दो तरीके से। इस डंडे का मतलब तो क्या है, पूरा रे, ध्यान रखेंगे। इस डंडे का मतलब है हलंत, और हलंत बोलते हैं आधे वर्ण करने वाले को, यानी जहां ये डंडा लग गया इधर वाला वर्ण कैसा होगा, वो आधा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे दो चीज। तीसरा पूछेगा आपसे, ऊपर ये ऐसे लगा रहता है, इसका नाम है आधा रे। कौन सा है? आधा रे। और ये कौन सा है? पूरा रे। और ये क्या है? हलंत। और ये क्या है? आधा रे। लेकिन यदि किसी वर्ण में ऐसे लग रहा है यूं, तो ये क्या है? री स्वर। कौन सा है? री स्वर। ये चार चीज याद रखनी है आपको। इनको हिंदी में बोलते हैं रेफ, और रेफ का मतलब होता है रे के प्रयोग। तो रे के प्रयोग अलग अलग होते हैं, कहीं पर तो इस रूप में होता है, कहीं पर इस रूप में होता है, कहीं पर इस रूप में होता है। कैसे? मैं यहां पर बता देता हूं आपको एक शब्द, जैसे मैंने लिख दिया ग्रह, ये रे कैसा है? पूरा है। मैंने यहां पर एक वर्ण लिख दिया द्वारा, लिख दिया, ये द कैसा है? आधा है। क्लियर? मैंने आधा रे में देखो एक शब्द लिख दिया मैंने धर्म, तो ऊपर रे लग रहा है, ये रे कैसा है? आधा है। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया कृष्ण, और कृष्ण में ये जो नीचे यूं लग रहा है, ये क्या है? री है। क्लियर हो गया सबको? इनको आपको पहचानने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले, और मैंने ट्रिक ये बताई थी, कोई बालक बदमाश है और घर जाते ही बदमाशी करता है, उद्यम करता है, सिर पे चढ़ता है, तो मैंने कहा सिर पे चढ़ने वाला बालक आधा अधूरा है, और जाते ही पैर छू रहा है तो बालक कैसा है? पूरा है। तो बस मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, सिर चढ़े तो, सिर चढ़े तो अधूरे, सिर चढ़े तो कैसे? अधूरे, और पैर पड़े, पैर पड़े, पैर पड़े तो कैसे बताओ? पूरे। अब तुम यूं कहे साहब जल्दी करो हमारा कोर्स है, अब ये सब चीज नहीं आती तो वह कोर्स रिख्यो रिख्यो रह जाएगा, दो सवाल गलत हो जाएंगे। अभी पिछली क्लास में एलडीसी में एक सवाल पूछा गया कि किसी व्यंजन के बाद रे का प्रयोग किया जाए, ध्यान से सुनना, किसी व्यंजन के बाद रे का प्रयोग किया जाए तो रे का स्थान होगा ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। क्या करेंगे? मैं सवाल लिख रहा हूं फिर से, फिर मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप। क्या कहा उसने? किसी व्यंजन के बाद रे का प्रयोग किया जाए तो रे का स्थान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको ग्रेड फर्स्ट में और एलडीसी में दो जगह पूछा है, ये एक ही सवाल बिल्कुल डिटो, उसने एक शब्द भी चेंज नहीं किया, ऐसे एक से उठा के लिख दिया। देखो विकल्प क्या दिया आपको, नीचे, ऊपर, आगे। मतलब जो पहली बार कोई स्टूडेंट परीक्षा देने बैठा है तो उसके तो जिंदगी में समझ में नहीं आया कि पूछ ही क्या रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा उसको तो कि ये पूछना चाहता क्या है हमसे, सवाल क्या पूछना चाहता। वो कह रहा है
कि किसी व्यंजन के बाद रे का प्रयोग किया जाए तो रे का स्थान होगा। अब कहाँ होगा? तो जिसने पहले मैंने एक दिन बता दिया वो तो उत्तर बता देगा इसका, नहीं बाकी के और की हिम्मत नहीं कि इसका उत्तर छांटे वो। तो ध्यान से सुनेंगे आप। पहली बात तो हमको इस बात को क्लियर करने ना कि ये व्यंजन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे ये कहा के और चे और छे और री। अब पहले तो एक बात ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि इनमें से व्यंजन कौन सा है, ये पूछना चाहता हूं मैं केवल कि व्यंजन कौन सा है। जल्दी बताओ। के चे। तो आपको पता है कि ये तो क्या है, संयुक्त अक्षर है, ये स्वर है और ये कै है, ये वर्ण है, न की व्यंजन है। मैंने कहा अभी आपको वर्ण में कौन मिल रहा है, स्वर और व्यंजन, और व्यंजन होता है वह अधूरा होता है, अकेला। तो यानी देखेंगे यहां व्यंजन कौन है, च। सवाल क्या पूछ रहा है, किसी व्यंजन के बाद रे का प्रयोग किया जाए तो रे का स्थान होगा, यही पूछ रहा है। देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको एक शब्द लिखा है ग्रह, लिखा। अब मुझको मेरी ट्रिक से इस सवाल को खोलना है। सिर चढ़े तो अधूरे और पैर पड़े तो पूरे, यही बात थी। देखो सिर पे कौन चढ़ रहा है, गे। तो गे कैसा है बताओ, आधा। और पैरों में कौन पड़ा है बताओ, अपन ने अभी क्लियर किया है कि इधर पड़ा रहेगा तो रे कैसा है, पूरा। इधर आएगा तो हलंत, यूं आएगा तो रे आधा, और यूं आया तो री स्वर। क्लियर? अब देखो ये क्या है, यहां पर ये जो पड़ा है ये क्या है, रे पूरा, और ग रे, और ये क्या खुल गया, है। दुनिया का कोई सा शब्द आप खोल सकते हो, किस ट्रिक से, सिर चढ़े तो अधूरे, पैर पड़े तो पूरे। और बता देता हूं बहुत सारे शब्द जिनको हमसे खुलवाता है। जैसे मुझे एक प्रहलाद शब्द खोलना है, जैसे मुझे जिव्या शब्द खोलना है, जैसे मुझे चिन्ह शब्द खोलना है, जैसे मुझे द्वंद्व शब्द खोलना है, जैसे मुझे धर्म शब्द खोलना है। क्लियर? देखो ध्यान, तुमको ही खोलना है, मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा। मैंने ट्रिक बता दी, क्या, सिर चढ़े तो अधूरे और पैर पड़े तो पूरे। क्या इसमें कोई सिर पे चढ़ रहा है, पहले ये देखो, ऊपर वाले सिर पे चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा। क्या इस वर्ण में कोई सिर पे है? कौन है, पे। और पैरों में कौन पड़ा है, रे। तो देखो खोलो, पे कैसा है, आधा, और पैरों में कौन पड़ा है, रे, कैसा है, पूरा। है को खोलो, सिर पे कौन चढ़ रहा है, कैसा होगा, आधा। पैरों में कौन पड़ा है, रे, सॉरी ले, कैसा होगा बताओ, पूरा। अब आ की मात्रा किस पर आएगी, ले पर, और ये खुल गया प्रहलाद, खुल गया। जिव्या को खोलो, जी, सिर पे कौन चढ़ रहा है, कैसा होगा, आधा। पैरों में कौन पड़ा है, वह, कैसा होगा, पूरा। बात मात्रा की किस पर लगेगी, वे पर। अगला खोलो चिन्ह को, ची, सिर पे चढ़ रहा है कौन है, पैरों में कौन पड़ा है, ने। शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता, ध्यान रखेंगे। अगला द्वंद्व को खोलो, सिर पे कौन चढ़ रहा है, दे, और दे कैसा होगा, आधा। पैरों में कौन पड़ा है, वह, तो वह कैसा होगा, पूरा। अब बात आई इस बिंदी की, किस पे लगाऊं, वह पर, क्योंकि आधे वर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगती है, तो लगा दी वह पर। अब दूसरा दे खोलो, सिर पे चढ़ रहा है दे, और पैरों में पड़ा है वह, खुल गया। दे को खोलो, दे, अब सिर पे कौन चढ़ रहा है, रे, कौन सा है पढ़िए, कौन सा वाला है, आधा है, कौन सा है, आधा। ये आधा लिखा दिया और ये मैं, खुल गया। कोई सा शब्द खोल लेंगे, जी चाहे वो खोल लेंगे, सिर चढ़े तो अधूरे, पैर पड़े तो पूरे। बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि इधर आए तो रे, इधर आए तो हलंत, ऊपर जाए तो आधा रे, नीचे आए तो री। क्लियर? अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि किसी व्यंजन के बाद रे का प्रयोग किया जाए। ये क्या है, देखना भाई, ये क्या है भाई, व्यंजन। बताया ना मैंने, जो हलंत होता है वह क्या होता है, व्यंजन। किसी व्यंजन के बाद रे का प्रयोग हो रहा है, तो इस रे का स्थान क्या होगा, इस रे का स्थान कहां पर है, देखो नीचे। आई बात समझ में? और इसको ही खोल लो, ये गे आधा है, और गे में मुझे रे को पटकना है, तो आ गया रे, आ गया रे,
और ये रहे। अब इसका स्थान कहाँ आया? नीचे। तो उत्तर क्या है? नीचे। ऐसे सवाल बना करके पूछता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी में से खींच रहा है माल को। तो आपको ये सवाल भी एलडीसी में पूछा हुआ है, देखो द्वंद्व का सही रूप। तो आपको जैसे मैं एक शब्द और पूछ लेता हूं, जैसे मुझे दिगु शब्द खोलना है, ये कैसे खोलूंगा बताओ आप मुझे। आप खोलो सबसे पहले वही देखना सिर पे चढ़ने वाला। सिर पे कौन चढ़ रहा है? दे। तो दे कैसा है बताओ? आधा। पैरों में कौन पड़ा है? वह। अब बात आई मात्रा की कि दे पे कि बे पे, तो बे पे। आधे पे मात्रा नहीं लगती है, तो लगा दी मैंने बे पे, और द बी गु खुल गया। ये खुलेगा, खुल गया। कोई सा शब्द हमारे मन में आए जो ही खोले हम, तो हमको ध्यान रखना है सिर चढ़े तो अधूरे और पैर पड़े तो पूरे। चलूँ मैं अब आगे? इतना समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर ले चल रहा था वर्णमाला पर, और इसकी परिभाषा अपन ने देख ली कि वर्णों का सही क्रम है। वर्णों को सही क्रम से जमा दिया जाए वही क्या है? वर्णमाला है। और ये वर्णमाला किस चीज़ की बनी है? दो चीज़ की। दो कौन सी है? दो कौन सी है बताओ? दो कौन सी है? एक तो कौन है? स्वर है, और एक कौन है बताओ? व्यंजन है। कौन है? व्यंजन है। क्लियर है कि बात? अब देखो ध्यान से, स्वरों की संख्या कितनी है राजाओ? 11, और व्यंजनों की कितनी है? 33। अब वर्तमान में इनमें कई बदलाव हो रहे हैं। वो वर्तमान के जो नए बदलाव है वो तो अपन को देखने ही है। इसके बाद तो आगे हमको पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े, लेकिन वर्तमान में नया क्या आ गया वो अपन को देखना है। कुल मिला के टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं। लेकिन आपको यहाँ से सवाल घुमाया जाता है और वो पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में, देखना जी, पहली बात तो ये देखो हिंदी शब्द ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, यहां से सवाल बनता है। तो ध्यान से सुनेंगे। देवनागरी लिपि का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा 1, बार बार मैं बोलूंगा मैं, उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है बहुत शानदार वाली कि आज कल पंचम वर्णों को, एक नरेंद्र देव समिति आई थी, नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1952-53 में, जब पहले उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उस टाइम पर एक हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ, और उसके बाद में 10 सम्मेलन और हो चुके हैं। 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन अभी लेटेस्ट 2021 में मॉरिशस में हुआ है। तो देखिए ध्यान से, इसमें एक नरेंद्र देव समिति थी, उसने एक सुझाव दिया कि आजकल हम पंचम वर्णों को बिंदी के रूप में लिखने लग गए। ये बिंदी के रूप में लिख दिया मैंने, ये पंचम वर्ण है। लेकिन एक बात और कह दी उन्होंने, किंतु एक वर्ग के 2 पांचवें वर्ण एक जगह पर हो तो उनको बिंदी के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे? ये द का कौन सा वर्ण है? 5वां। त थ द ध न, तो द का ही तो भाई बन रहा है, तो इसको तो मैं किस में लिख सकता हूं? बिंदी में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे मैंने लिख दिया सम्मान, तो क्या मैं सम्मान को ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं लिख सकता? तो मैं कारण बता रहा हूं आपको कि आजकल पंचम वर्णों को बिंदी के रूप में लिखने लग गए हैं, किंतु एक वर्ग के 2 पांचवें वर्ण एक ही जगह पर हो, एक ही वर्ग के हो, और दोनों एक जगह हो तो उन्हें बिंदी के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए हमारा उत्तर ये क्या है? गलत है। तो अब इन दोनों में से सही क्या मानेगा? देखो ऊपर वाला, क्योंकि उसने क्या कह दिया? आजकल हम पंचम वर्ण को बिंदी के रूप में लिखने लग गए हैं, इसलिए हमारा उत्तर यहां पर क्या माना जाएगा? पहला, जिस पर बिंदी लगी हुई है। क्लियर है? चलते हैं अब देखिए ध्यान से। तो मैं आपको बताने जा रहा था हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? हाँ जी, जवाब आपको चुनना है फटाफट से। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? हाँ जी, बताओ फटाफट से। हिंदी में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या होती है, संख्या
होती है, बताना जी आप। और ये अगला सवाल लिख दिया मैंने, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या बताना जी। और ये मैंने आपको विकल्प दे दिया है जी, 44, 52, 56, 63। लगाओ दिमाग फटाफट से। सवाल घुमा सकता कैसे भी, मन में आए वैसे ही। मैं लिखाऊंगा भाई, लिखाऊंगा, कुछ नहीं लिखना, मैं डिटेल से लिखाऊंगा, बिल्कुल क्रम से, जहाँ से मैं पढ़ान लगाऊं वैसे वैसे लिखाऊंगा बिल्कुल। हाँ जी बताओ फटाफट से। पहले का जवाब क्या है? 44। दूसरे का जवाब 44। पहले वाले देख ले, ध्यान है ना। इसका मतलब पढ़ाने का ये प्रभाव है कि आपको ध्यान है उत्तर, इसका मतलब परीक्षा में भी ध्यान है। मैं कब 8-10 दिन पहले पढ़ा के गया था एक दिन, और वो आज आपको ध्यान है, इसका मतलब परीक्षा तक ध्यान है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का उत्तर क्या है? 44, और इन दोनों का उत्तर कितना है? 52। क्यों है? ध्यान से सुनेंगे। ये पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, तो वर्णमाला का मतलब दो चीज पढ़ी है, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और व्यंजन कितने हैं? 33। तो कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के हुए, और कुल ही इसमें कह दिया। दूसरा, अरे कुल तो कह रहा है, किसमें? इसमें ही पूछ, इसमें ही रहा है, किसमें? वर्णमाला में। तो एक ट्रिक ध्यान रखने, तरीका, सवाल बड़ा हो छोटा हो, आधी लाइन का हो बड़ा हो, जिस सवाल में वर्णमाला नाम आ रहा है इसका मतलब वो स्वर और व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। तो वर्णमाला आ रहा है ना दोनों में, तो इसका दोनों का उत्तर क्या है? 44। लेकिन देखो दोनों में वर्णमाला नाम नहीं है। हिंदी में, अब पूरी हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी में वर्णों की संख्या बताओ, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, अरे पूरी हिंदी की बात कर रहा है अब तो पूरी हिंदी में कितने हैं? तो उत्तर कितना है? 52 है। ये 52 कैसे है इसको मैं आपको बताता हूं, पहले 52 को देखेंगे। देखो 44 तो अपन ने किस में पढ़े अभी? वर्णमाला में। वर्णमाला का मतलब हमने पढ़ा है कि एक तो कौन है? स्वर है, और एक कौन है जी? व्यंजन है। स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। इसके अलावा दो वर्ण अपन अभी स्वर पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे अयोग वाह। अयोग वाह का मतलब यह है कि इन वर्णों को न तो स्वरों में गिना जाता है और न ही व्यंजनों में गिना जाता है, इनकी गिनती होती ही नहीं है, केवल प्रयोग करते हैं हम। दो वर्ण पढ़ेंगे अपन, जिनको मैं आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। उच्छिप्त जिनको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ड़ और ढ, इन्हें बोलते हैं उच्छिप्त। और 4 है संयुक्ताक्षर, जिनको भी मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, संयुक्ताक्षर। और संयुक्ताक्षर में आपका होता है छ, त्र, ग और स्र। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये तो हम आजकल लिखने लग गए हैं, इसको त्र को ऐसे, अधूरापन आ गया है, वर्ण लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये तय है, इसमें र है ये। तो सिर चढ़े अधूरे और पैर पड़े पूरे। खोलो देखे इसको, सिर पे चढ़ रहा है से, कैसा है? आधा। और ये कौन है भाई साहब? ये कौन है भाई साहब? रे। तो ये कौन हो गया? रे। यानी ये किससे मिलके बना है? से और रे से। इसको खोलो भाई साहब को, ये अपन लिखते हैं लेकिन ये सही क्या है? यूं है। और ये सिर पे चढ़ रहा है कौन? तय। और पैरों में पड़ा कौन? रे। ये तैर रे से बना है। अब देखो ये इस भाई साहब में सिर पे चढ़ रहा है जय। सिर पे कौन चढ़ रहा है? जय। और ये ऐसे गांठ लगा रखी है ना, ये जय आधा है और गांठ लगा रखी है जो इसकी है, देखो ये इसकी, जय की और ये की। क्लियर है? आपसे पूछेगा ग किससे बना है, तो जय और ये से। श्र किससे बना है? से और रे से। त्र किससे बना है? तय और रे से। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क आधा है और से 6 छतरी वाला, क और किससे बनेगा? से। तो टोटल मिला के 44, 46, 48 और 4 52। क्लियर है? अब आपको पूछ ले यही से भ्रमित करने के लिए, देखो कैसे पूछा सवाल, नेट की परीक्षा में पूछा कि देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। अब तो भाई सब भ्रमित हो गए। उसने एक सवाल दे दिया, नाम देवनागरी लिपि के अनुसार। अरे ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं अपन? देवनागरी लिपि के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। लेकिन उसको तो क्या करना है? भ्रमित करना है।
तो उसने पूछा किसमें, वर्णमाला में। देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण है, 44। और देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 52। अरे उसी के अनुसार तो पढ़ रहे हैं, देवनागरी लिपि के अनुसार। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है और हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, चाहे वो देवनागरी लिपि के अनुसार पूछे या नहीं पूछे। आपको क्या ध्यान रखना है, सवाल में वर्णमाला नाम दे रहा है तो उत्तर 44 है, वर्णमाला नाम नहीं दे रहा तो उत्तर 52 है। क्या क्लियर है? मैं यहाँ तक इतना सा लिखा दूँ आपको, जो शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए व्याकरण। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए व्याकरण। व्याकरण क्रम से बनाना है, अच्छा रजिस्टर बनाना है, छोटी मोटी हिंदी है नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको। अच्छा रजिस्टर बनाना है, जो रफ में लिखता है वो फेयर करे, अच्छी बात है, नहीं तो मैं बिल्कुल फेयर की तरह लिखाऊंगा, ठीक है? पहले समझेंगे फिर पूरा लिखेंगे, फेयर करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपका पूछने का अधिकार है, 4 बार पूछने का अधिकार है। पैसा इसलिए ही दे रहे हैं हम कि आप पूछे, नहीं यही कोर्स आधे से आधे रुपये में मिल जाएगा मेरा ही। लेकिन बात यह है कि यहाँ हमारा कोई कन्फ्यूजन है, उसको मिटाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है? तो हमारा कन्फ्यूजन कोई भी है, निश्चित रूप से पूछने का अधिकार है, मैं हूँ चाहे कोई और मास्टर है। सीधी सीधी फोकस, अध्यापक वही होता है जो आपको सही दिशा दे रहा है और स्टूडेंट वही होता है जो पूछ रहा है। वो पढ़ के आ रहा है तो पूछेगा, नहीं पढ़ के आ रहा तो कुछ भी नहीं पूछेगा, ये बैठा ही रह के चला जाएगा। तो अपन को बैठे रह के नहीं जाना, हर चीज़ पूछनी है, समझ में नहीं आ रही 4 बार पूछनी है, ये मेरा सिद्धांत है, ध्यान रखेंगे शुरू से अंत तक। तो चलिए आप व्याकरण की परिभाषा लिखोगे सबसे पहले। मुरारी कहाँ गए, इनको आवाज़ नहीं आ रही इसमें लाइव में। लिखो, किसी भाषा को पढ़ने या लिखने के लिए, किसी भाषा को पढ़ने या लिखने के लिए जो शुद्ध नियम बनाए गए, किसी भाषा को पढ़ने या लिखने के लिए जो शुद्ध नियम बनाए गए, उन्हें ही व्याकरण कहा जाता है, उन्हें ही व्याकरण कहा जाता है। उन्हें ही क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। नीचे नई लाइन में दूसरी परिभाषा लिखो, नियमों का क्रमबद्ध समूह, नियमों का क्रमबद्ध समूह व्याकरण कहलाता है। नियमों का क्रमबद्ध समूह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाती नहीं लिखना है, कहलाता है, क्योंकि व्याकरण पुल्लिंग शब्द है, ठीक है? समझ गए आप? व्याकरण कहलाता है। आगे लिखो, व्याकरण में यण संधि का प्रयोग किया है। ये भेजना, ये इस पर आवाज़ नहीं आ रही ऑनलाइन वालों। हाँ तो देखो क्या लिखा है मैंने, व्याकरण में यण संधि है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। व्याकरण में यण संधि है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है या किया गया है, और इसका विच्छेद लिख देंगे कोष्टक में, बी धन आ धन करण। ये सवाल आपके उपसर्ग सिलेबस में है, इसलिए पूछ सकता है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग है, तो कितने हैं, 2 है, बी और आ। यण पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नीचे नई पंक्ति में लिखो, व्याकरण के 3 भाग होते हैं।
व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, तीनों लिख दो। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पॉइंट नंबर 1 लगाएंगे वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। क्लियर है? अब एक नोट लगाओ, नोट लगाओ। एक नोट में लिखो हिंदी फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। पॉइंट नंबर 1 लगाना नोट में भी। पॉइंट नंबर 1 हिंदी फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 लगाओ नीचे नोट में ही, फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। पॉइंट नंबर 2 लगाओ हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है। भारोपीय ये लिख रहा। एक बार ये भी पूछ लिया गया है कि ये जो भारोपीय परिवार है ये किन 2 देशों की भाषाओं से मिलकर बना है? पता है आपको? भारत और कौन है बताओ? वेरी गुड, भारत और यूरोप। ये ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो मैंने लिखाया हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है। आगे लिखो यह विकल्प में नहीं होने पर, यह विकल्प में नहीं होने पर हमारा उत्तर आर्य भाषा परिवार होता है। यह विकल्प में नहीं होने पर हमारा उत्तर आर्य भाषा परिवार होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? आर्यवर्ग। अब ये तो हमारे क्लियर हो गया कि पहला उत्तर कौन सा होगा? भारोपीय। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लगाए नोट में। हिंदी की लिपि देवनागरी है जिसे हिंदी की लिपि देवनागरी है जिसे बाएं से दाएं लिखा व पढ़ा जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है जिसे बाएं से दाएं लिखा व पढ़ा जाता है। इस लिपि में संस्कृत, इस लिपि में संस्कृत कौमा हिंदी, संस्कृत कौमा हिंदी कौमा नेपाली कौमा मराठी, संस्कृत हिंदी नेपाली मराठी कौमा अपभ्रंश भाषाएं शामिल है। हिंदी, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी अपभ्रंश भाषाएं शामिल है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब नीचे लिखो नई लाइन में देवनागरी लिपि का वर्णन, देवनागरी लिपि का वर्णन भारत के संविधान के, देवनागरी लिपि का वर्णन भारत के संविधान के भाग 17 में, भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, भाग 17 में अनुच्छेद 343 और इसके साइड के कोष्टक में आप ऐसे 1 लगा दीजिए, यानी धारा पहली। अनुच्छेद 343 की धारा 1 में है
भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 की धारा 1 में है। क्लियर है? ये देवनागरी लिपि आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो गई है। आपको ऐसे लिखना है भाषा क्रम, नीचे इस नोट के में ही लिखना है भाषा क्रम, और भाषा क्रम में आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है वैदिक संस्कृत, अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। वैदिक संस्कृत, और इसके नीचे लिखना है ब्रह्मा, और इसके नीचे लिखना है वेद व पुराण। इसके बाद में लिखना है आपको लौकिक संस्कृत, और इसके नीचे लिखना है महर्षि वाल्मीकि महर्षि वेद व्यास ग्रंथों के नाम लिखने हैं रामायण, महाभारत। इसके बाद में लिखना है पाली, इसके नीचे लिखना है बौद्ध, और बौद्ध के नीचे लिखना है त्रिपिटक। त्रिपिटक में एक तो लिखना है सुत्त, विनय और अभिधम्म। पाली के बाद में आपको लिखना है प्राकृत, यहाँ लिखना है जैन, जैन साहित्य। इसके बाद में लिखना है अपभ्रंश, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, और अपभ्रंश के बाद में खड़ी बोली, और कोष्टक में लिख देंगे हिंदी। अनेक ग्रंथ, पहला वैदिक संस्कृत है, दूसरा लौकिक है, तीसरा पालिक, चौथा प्राकृत, पांचवा अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली, और इसी को कहते हैं हिंदी। इसमें अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। लिख दिया? लिखो। यानी ये नीचे वाली चीज तो मैंने आपको याद रखने के लिए बताई है। अपन को क्या याद रखना है? केवल क्रम। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, केवल ये याद रखना है। बाकी ये ग्रंथ व्रंथ कुछ याद नहीं रखने, केवल इतना सा इसमें ये याद रख लेना है कि भाषा के बिगड़े हुए रूप का नाम क्या है? अपभ्रंश। बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। चलें आगे। अब आप हेडिंग डालेंगे भाषा।
क्या डालेंगे आप? भाषा। हेडिंग डालेंगे भाषा। इसमें लिखो इसकी परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द भाषा शब्द संस्कृत की भाष, और भाष पर क्या लगाना है? हलंत। ये देखो हलंत लगा रखा मैंने। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या अभिव्यक्त करना होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या अभिव्यक्त करना होता है। अतः विचार या संकेत विचार या संकेत आदान प्रदान करने का साधन, विचार या संकेत आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम, विचार या संकेत आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम भाषा कहलाती है। क्या भाषा के बिना मैं आपसे मेरा विचार संप्रेषण कर सकता हूं? नहीं। मेरी भाषा अलग हो और आपकी अलग हो तो विचारों का संप्रेषण हो सकता है? नहीं। जब हमारी दोनों की भाषा क्या होगी? एक, तभी हम हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो विचार या संकेतों का आदान प्रदान करने का साधन, संकेत भी तो भाषा ही है। आप दरवाजे से आए, आपने हाथ खड़ा किया ऐसे, अब ये संकेत ही तो है। मेरे से पूछ रहे हैं आपको आ जाऊं क्या, पर मैंने कहा ये संकेत है। समझ रहे हो आप बात? तो बिल्कुल ये संकेत है। तो आप देखो विचार या संकेत आदान प्रदान करने का जो साधन है, माध्यम है, यही क्या है? आपकी भाषा है। नीचे लिखो इसमें, भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, किंतु भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, किंतु इसका तीसरा रूप भी मिलता है। किंतु इसका तीसरा रूप भी मिलता है। अब आपको सवाल क्या पूछेगा? भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर आपका 2। और भाषा कितने प्रकार की होती है? तो 3। जब मुख्य कह रहा है तो 2, और पूछ रहा मुख्य का नाम नहीं ले रहा कि भाषा कितने प्रकार की, तो उत्तर 3। वो तीनों कौन सी है? एक तो है आपकी मौखिक, दूसरी कौन सी है आपकी बताओ? लिखित, और तीसरी कौन सी है जी? सांकेतिक। तीनों लिख दो ऐसे कैसे। मुख्य पूछे तो 2 है, मौखिक और लिखित, और तीसरी पूछे तो सांकेतिक है। क्लियर है? एकदम शानदार, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब एक नोट लगाओ, और नोट में मैं आपको अभी समझाऊंगा। मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखना है, ठीक है? तो आपको लगाना है नोट, और नोट में पॉइंट नंबर 1 लगाना ऐसे, और यहां आपको लिखना है भाषा की सबसे छोटी
मौखिक इकाई, इकाई शब्द ध्यान रखेंगे, पहली ई छोटी है और दूसरी ई बड़ी है, ये बात ध्यान रखना, शुद्धि अशुद्धि में पूछ लेता है इसको। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तीसरा लिखना है आपको, भाषा की सबसे छोटी इकाई चौथा लिखना है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भाव के आधार पर भाषा की इकाई यहाँ उत्तर आपको लिखना है, ध्वनि, यहाँ पर लिखना है वर्ण, यहाँ पर लिखना है वर्ण, यहाँ पर लिखना है शब्द और यहाँ पर लिखना है वाक्य। अभी मैं समझाता हूँ, एक बार लिख दो ऐसे कैसे। पांचों इकाइयाँ लिख दी। यहाँ से एक सवाल आपके बनने की संभावनाएं है। मैंने 2 ही नोट लिखाए अब तक में, दोनों नोट याद करने हैं आपको बस, बाकी का और कुछ याद नहीं करना है इसमें से, ठीक है। पहले नोट में मैंने लिखाया है हिंदी शब्द और लिपि और परिवार, 3 चीज़ है, और दूसरे नोट में 5 इकाई लिखाई है मैंने। आपको पूछता है मौखिक इकाई, तो मौखिक का मतलब है जिस भाषा को बोलते समय या जिन वर्णों को बोलते समय या जिस रूप को बोलते समय वायु सीधी मुख से बाहर निकले, जीभ स्पर्श नहीं करे, वो होती है मौखिक। जैसे ए, आ, ई, ए, ऊ, किल्ली करो, कुछ भी बोलेंगे हम, जितनी ध्वनि निकलेगी उसमें स्वर छुप रहे। आप मुंह से कुछ भी करोगे, आ, ई, ऊ, ए, ओ, आई, कुछ भी करोगे उसमें स्वर छुपे हुए हैं। तो स्वरों को हम बोलते हैं क्या? ध्वनि। समझ गए आप? तो मौखिक का नाम ले तो ही उत्तर आपका ध्वनि है, नहीं तो ध्वनि बिल्कुल भी कहीं भी नहीं होगा। आपको यहाँ लिया है लिखित रूप। लिखित का मतलब है ध्वनि को लिखकर व्यक्त कर दिया जाए, तो वही क्या बन जाता है उसका लिखित रूप। तो लिखेंगे हम किसको? केवल वर्ण को। ध्वनि को तो लिख ही नहीं सकते, आ ऊ ही करेंगे, लेकिन इसको लिखा, संकेतों में व्यक्त किया, तो वह कहलाता है वर्ण। सबसे छोटी इकाई, इसमें नाम दिया है मौखिक, इसमें नाम दिया है लिखित, और यहाँ कोई नाम नहीं दिया। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, और उसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द और एक टॉपिक डाला था भाषा। देखो कैसे बनाया सवाल, ये विकल्प बनाए थे उसने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कई तो कर रहे हैं वर्ण, कई कर रहे ध्वनि, कई कर रहे शब्द,
अब वो पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो न तो वो मौखिक नाम दे रहा न वो लिखित दे रहा, तो मौखिक में उत्तर क्या करना आपको, ध्वनि, और मौखिक के बाद में लिखित दे या नहीं दे, उत्तर हमारा क्या है, वर्ण है। क्लियर है? बिल्कुल। अर्थ के आधार पर, यानी न तो ध्वनि का अर्थ निकलता न वर्ण का अर्थ निकलता, अर्थ तो केवल शब्द का ही निकलता है। तो शब्द वही होता है जिसका अर्थ हो। मैंने आपको एक दिन बताया था कि मैं आपको 3 वर्ड लिख दूं, कै और ये खे और गे, क्या ये शब्द है? नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैंने फिर से 3 वर्ण लिख दिए, क्या ये शब्द है? कि हाँ सर, वर्ण 3 ही है, ये भी 3 ही है, लेकिन इनका अर्थ नहीं है, और इनका अर्थ है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, शब्द। तो सार्थक ध्वनि समूह का मतलब है जिनका अर्थ निकलता है। तो अर्थ किसका निकलेगा? शब्द का। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर क्या कहलाएगी? शब्द। भाव के आधार पर मैं मेरी बात आपको व्यक्त करना चाहता हूं अंदर की कोई, तो क्या एक शब्द में समझा सकता हूं आपको? नहीं, मुझे वाक्य बोलने पड़ेंगे, लंबी चौड़ी बात करनी पड़ेगी आपसे, तब मेरे भावों को आप समझ सकते हैं। तो भाव के आधार पर भाषा की इकाई क्या है? वाक्य। तो 5 इकाई कंप्लीट है आपकी, ध्वनि, वर्ण और शब्द और वाक्य। लेकिन सवाल, शब्द तो ये 4 है, लेकिन सवाल कितने हैं? 5 है। ध्वनि पूछे तो आपका मौखिक इकाई है, और लिखित पूछे या नाम नहीं दे तो उत्तर वर्ण है, और अर्थ का नाम दे तो शब्द है, और भाव का नाम दे तो वाक्य। क्लियर है? अपन कल पढ़ेंगे यहाँ अपन किसको? वर्णमाला को, और ये कल वर्णमाला को अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई? आया कुछ समझ में? कल मिलते हैं।